Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Explore with PS. In this video we are going to discuss about tension test in MyDSeal. But before I start, I want to tell you, अगर कोई हमारे चैनल पे नहीं है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके के रेगुलर वीडियो आप प्राप्त कर सकें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, MyDSeal को जब भी हम टेस्ट करते हैं टेंशन में, तो आपको इसके लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है, वो है यूटीएम। ठीक है, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन वो मशीन है जिससे आप शेयर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हो। तो तीनों जो स्ट्रेंथ हैं उसको आप इस टेस्टिंग मशीन में बता सकते हो। तो इस वजह से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज़ की जाती है, क्योंकि आपको पता है तीनों टेस्ट इसमें किए जा सकते हैं। क्लियर। लोडिंग इज़ ग्रेजुअली अप्लाइड इन विच लोड इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू वी। लोड जो है ग्रेजुअली अप्लाइड होता है, मतलब स्टैटिकली वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टैटिक हो जाता है लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं जीरो से और उसकी पीक वैल्यू तक। तो लोड को अप्लाई करते हो आप जीरो से पीक वैल्यू तक। ठीक है। द टेस्टिंग स्पेसिमेन ऑफ स्टील इज सॉलिड सिलेंड्रिकल बार ऑफ गेज लेंथ टू गेज डायमीटर रेशियो इक्वल टू 4। तो देखो, जो टेस्टिंग स्पेसिमेन होता है, ठीक है, इस टेस्ट के लिए जो स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाता है उसकी जो लेंथ होती है और उसका जो डाया है, लेंथ टू डाया L/D जो रेशियो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो ये गेज लेंथ टू गेज डाया रेशियो है। क्लियर। उसके बाद लोडिंग इज स्टैंडर्डाइज बाई ASTM। तो ASTM का मतलब क्या है? देखो, लोडिंग जो स्टैंडर्डाइज कर रखी है कि ग्रेजुअली अप्लाइड करनी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज कर रखी है, ASTM नहीं है। तो ये ASTM क्या है? ASTM का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसने ये स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक लोडिंग टू टाइप, स्टैटिक मतलब ग्रेजुअल लोडिंग, टू टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैन बी प्लॉटेड। ठीक है, तो स्टैटिक लोडिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास दो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलते हैं, जिनको पहला जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कर्व और नॉमिनल कर्व। ठीक है, या कन्वेंशनल कर्व भी इसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो कर्व आपको मिलता है वो होता है एक्चुअल कर्व, ट्रू कर्व। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग कर्व है वो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर आपको बोल सकते हो नॉमिनल स्ट्रेस, या फिर आप बोल सकते हो कन्वेंशनल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, और जो आपका एक्चुअल कर्व होता है वो आपको एक्चुअल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअल स्ट्रेस और व्हाट इज़ इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस। या फिर आप स्ट्रेन के टर्म में ही बोलोगे तो व्हाट इज़ एक्चुअल स्ट्रेन और व्हाट इज़ इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और यू कैन कॉल इट सो नॉमिनल स्ट्रेन। क्लियर। तो इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको पता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको पता है, तो आप इंजीनियरिंग कर्व के बारे में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेन के बारे में पता है तो आप एक्चुअल कर्व के बारे में बात कर सकते हो। और ये दो टाइप के कर्व बनते हैं जब आप स्टैटिक लोड के साथ डील करते हो। क्लियर। तो देखो, इसको समझने के लिए, ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए आप क्या करो, एक स्पेसिमेन लो, सपोज दैट एक स्पेसिमेन लिया मैंने कुछ इस तरीके से। क्लियर है, एक स्पेसिमेन लिया मैंने कुछ इस तरीके से। सपोज दैट इसका जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया क्या है? ए है। इसका ओरिजिनल एरिया क्या है? A0। ठीक है, और जब इस पे, अब देखो, जब मैंने क्या बोला, ये मटेरियल जो है इसकी जो ओरिजिनल जो शेप है या जो एरिया है वो A0 है। अब सपोज दैट मैं इसी स्पेसिमेन में क्या कर दूं, लोड लगा दूं, इस स्पेसिमेन में क्या कर दूं, लोड लगा दूं। तो ये सपोज दैट मैंने लोड लगा दिया, पी लोड। ठीक है, पी लोड। अब इस पी लोड की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, इसका जो एरिया हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट जो चेंज एरिया है, ठीक है, जो चेंज एरिया है वो, ठीक है, मैं उसको लिखता हूँ AC। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो एनालिसिस में क्या होता है कि जब आप लोड लगाते हो तो लोड लगाने की वजह से जो होता है वो एरिया भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है स्पेसिमेन का। तो जो स्पेसिमेन का रिड्यूस एरिया होता है वो एक्चुअली आपको वो एक्चुअल में आपको कंसिडरेशन में लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो उसी कंसिडरेट एरिया को आप बोलते हैं एक्चुअल एरिया। क्लियर। तो वो क्या है? AC। क्लियर है, इतनी बात पता लगी। अब जो ये आपको एक चीज़ पता है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जनरली क्या होता है, सिग्मा से आप डिनोट करते हो। और स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लोड अपॉन एरिया। मैथमेटिकली क्या बोलते हो? लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो, नॉमिनल स्ट्रेस जो होती है वो एक्चुअल एरिया के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉमिनल स्ट्रेस क्या होती है, तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या होती है? P अपॉन A नॉट। क्लियर। ठीक है, क्योंकि ये
ओरिजिनल एरिया के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस। क्लियर, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा नॉट। क्लियर। अब बात होती है एक्चुअल स्ट्रेस की। तो एक्चुअल स्ट्रेस जो होती है वो एक्चुअल एरिया पे डिपेंड कर जाती है। तो एक्चुअल स्ट्रेस जो है एक्चुअल एरिया पे डिपेंड कर जाती है। तो सिग्मा ए एक्चुअल क्या हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो सेम है, पी अपॉन ए, ठीक है। तो एक्चुअल है तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल। आई थिंक दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सिमिलर थिंग आप स्ट्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिमिलर थिंग आप स्ट्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता रखा आपको, देखो, ठीक है। डायग्राम में बता रखा व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो सकती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो सकती है, एक्चुअल स्ट्रेस हो सकती है। क्लियर। और एक्चुअल स्ट्रेस पी अपॉन ए नॉट बता रखा है। ए नॉट इज एरिया ऑफ सेक्शन बिफोर लोडिंग और ए इज एरिया ऑफ सेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, ठीक है। वैसे स्ट्रेन के टर्म्स में बता दोगे तो स्ट्रेन होता क्या है, पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए। स्ट्रेन क्या है, लोड चेंज लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन की डेफिनेशन है। तो स्ट्रेन भी दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेन भी दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। एक तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया और एक आपका ट्रू स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो देखो ट्रू स्ट्रेन में क्या है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है, सपोज दैट ये स्पेसिमेन है आपका, ठीक है। ये स्पेसिमेन है पहले, ठीक है। लोडिंग से पहले ये स्पेसिमेन की लेंथ कुछ इतनी थी, ठीक है। और लोडिंग के बाद सपोज दैट आपने लोड लगाया, लोडिंग के बाद जो लेंथ जो है इतनी एक्सटेंड हो गई, ठीक है, इतनी एक्सटेंड हो गई। तो जो आपका ट्रू स्ट्रेन होता है एल अपॉन एल एल, ठीक है, एल एल। आई थिंक क्लियर, सेम कंसेप्ट है जैसे ऊपर है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपको इस पीपीडी इस स्लाइड्स में आपको दिख जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्ट्रेस होता क्या है एक्चुअल में, एक्चुअली तो स्ट्रेस होता है आपका इंटरनल स्ट्रेस, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो जैसे प्रेशर होता है उसी के करस्पॉन्डेंस मैथमेटिकल टर्म्स में आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस को भी बोलते हो। बट स्ट्रेस एक्चुअली है क्या, तो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आप ना इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे जाओगे तो पी अपॉन ए ही होता है ये भी, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप आ जाओ टेंशन टेस्ट में, ठीक है। टेंशन टेस्ट के ऊपर आ जाओ। तो देखो दो तरीके के कर्व यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। दो तरीके के कर्व प्लॉट होते हैं, एक तो इंजीनियरिंग कर्व है, ठीक है, और एक एक्चुअल कर्व है। तो आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंजीनियरिंग कर्व। क्लियर है, इंजीनियरिंग कर्व। तो इंजीनियरिंग कर्व के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जो आपको कर्व दिख रहा है ये इंजीनियरिंग कर्व ही है। क्लियर है, यहाँ पे जो आपको कर्व दिख रहा है वो इंजीनियरिंग कर्व है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस में प्लॉट हो रखा है, स्ट्रेन जो है वो आपका एक्स एक्सिस में प्लॉट हो रखा है, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस में प्लॉट हो रखा है। तो देखो ये जो स्ट्रेस जो आपको डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन को मिला के जो डायग्राम बन रहा है, कर्व जो बन रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो क्या कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एंगल होता है इस कर्व का वो कितना होता है, तो ये लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है इसकी वो 89 डिग्री, ठीक है, 89.54 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट जो है वो एंगल होता है। तो इतना क्लियर है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो देखो कर्व कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, अप्रॉक्सीमेटली इसी तरीके से प्लॉट करते हो आप। तो इसमें कुछ पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए बी सी, सी डैश ई डी और ई और एफ, ये क्या पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो है, ठीक है। साइड में मैंने आपको स्पेसिफिन बता रखा है, ठीक है। पी लोड लग रहा है, एरिया पी पाई बाई 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, ठीक है। तो ये सही, ये क्लियर है। अब जाते हैं क्या करके डिस्कस करते हैं इसके साइलेंट फीचर को। तो अब आप आ जाओ, ठीक है, आप आ जाओ कर्व के। तो देखो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हो, ठीक है, माइल्ड स्टील, जब माइल्ड स्टील के ऊपर, जब माइल्ड स्टील किससे सब्जेक्टेड है, टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, स्पेसिमेन यूटीएम में रखना है, ठीक है। यूटीएम में आप लोड लगाना शुरू कर दो, ठीक है। जो लोड लगाओगे आप स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है, उससे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और एक्सटेंशन देख लो वो कितना एक्सटेंड हो रहा है माइल्ड स्टील, ठीक है।
तो उसकी एक्सटेंशन नोट करते रहो। तो एक्सटेंशन आप क्या करोगे, स्ट्रेन, एक्सटेंशन वाला स्ट्रेन, तो वो स्ट्रेन आपको यहाँ नोट करते रहनी है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कर्व प्लॉट होता रहेगा, और जिस तरीके से आप लोड बढ़ाओगे उस तरीके से एक्सटेंशन भी कितनी मूव हो रही है, मतलब स्ट्रेन भी कितना बढ़ रहा है, वो आपको देखना है। तो कर्व कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, ए बी सी डैश सी पॉइंट। तो देखो सबसे पहले आपको जो पॉइंट मिलता है जब आप लोड बढ़ाते रहते हो और एक्सटेंशन आपको मिलती रहती है, तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट मिलता है वो होता है पॉइंट ए, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, पॉइंट ए, जो आपको इस तरह दिख रहा है, पॉइंट ए, ठीक है। तो पॉइंट ए का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा बी, ठीक है। तो बी का मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। उसके बाद आपको सी डैश दिख रहा है, सी डैश दिख रहा है, यहाँ पे सी डैश दिख रहा है, तो सी डैश का मतलब क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, सी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट, सी का मतलब क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद आपको क्या कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, डी। तो सी और डी एक रीजन है, तो डी कोई स्पेशल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो डी ई, डी डी के सी डी के सी के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ई, ठीक है। तो ई जो पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ई का मतलब क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। और एफ, एफ का मतलब क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। एफ का मतलब क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से ओ ए जो स्ट्रेट लाइन है वो दिख रही हो आपको, ये ओ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ओ ये है ओरिजिनल, ठीक है, ए पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद ए बी, ए बी आपको दिख रहा है, ये रीज़न ए बी हो गया, ठीक है। ये रीज़न ए बी हो गया, ठीक है, ये रीज़न ए बी हो गया। उसके बाद आपको कौन सा रीज़न दिख रहा है, सी डी, प्लास्टिक जोन का रीज़न दिख रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक जोन का जो रीज़न है वो ये है, ठीक है, ये सी डी, ठीक है, सी डी। उसके बाद आपको स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न दिख रहा है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न जो है ये है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न जो है ये है, ठीक है। उसके बाद आपको ई एफ रीज़न दिख रहा है, वो नेकिंग रीज़न है, ठीक है, नेकिंग रीज़न है। तो नेकिंग जो रीज़न है वो आपका क्या है, नेकिंग रीज़न देखिए। तो ई एफ जो है ये रीज़न है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट, इस पूरे कर्व में सबसे पहले ए पॉइंट पे आते हैं। ए पॉइंट क्या है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। जब आप लोड बढ़ाओगे, स्ट्रेन को बढ़ते हुए देखोगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका ए, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट तक जितना स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पॉइंट तक स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, क्लियर। अप टू पॉइंट ए, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, क्लियर, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट ए के बियॉन्ड जाता है, जैसे ही ये पॉइंट ए के बियॉन्ड जाता है, ठीक है, तो ये देखो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, मतलब इस रीजन तक, ठीक है, जो आपका कर्व होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ओ ए के बीच जो कर्व होगा वो क्या होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट ए पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे, तो फिर क्या होता है, सिनेरियो चेंज होता है। तो फिर नॉन लीनियरिटी आ जाती है कर्व के अंदर, तो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है, जो मैंने यहाँ पे बता रखा आपको, ठीक है। कि ए बी जो रीजन हो गया वो क्या है, नॉन लीनियर रीजन है, ठीक है। बी पॉइंट जैसे ही आ गया आपका, तो बी पॉइंट क्या हो जाता है, इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट क्या हो गया आपका, इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर, अगर सपोज दैट आपने जिस, अगर आपने बी पॉइंट के अंदर अनलोड कर दिया इस मटेरियल को फिर से, तो ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल को पोजीशन को गेन कर लेगा, फिर से ये कर्व कहाँ आ जाएगा, वो ओ पॉइंट पे आ जाएगा, क्लियर है। फिर से ये पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, ओ पॉइंट पे आ जाएगा। तो अप टू इलास्टिक लिमिट दिस मटेरियल हैज़ अ एबिलिटी टू कम ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक है। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन भी यही होती है, ठीक है। वो एबिलिटी जिसकी वजह से मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन या अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर पाए, वही क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। अप टू इलास्टिक लिमिट, तो बी इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। जैसे ही आप इसके ऊपर गए, जैसे ही आप इसके ऊपर गए, तो आपको क्या दिख गया, सी डैश, ठीक है, अपर रीड पॉइंट। तो ये सी डैश पॉइंट है, अपर रीड पॉइंट, ठीक है। तो सी डैश आपको दिख गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अपर रीड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अपर रीड पॉइंट एक बार आ गया आपका, अपर रीड मतलब रीड आपको शो, मतलब ईड होना, मतलब थोड़ा सा वो मटेरियल क्या होने होने लग गया, फेल होने लग गया, ठीक है। तो आपको ईड पॉइंट शो हो गया। अब ईड पॉइंट शो होने के बाद आप सी पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, सी पॉइंट पे आ जाओ। तो सी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये है सी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट ये मीन्स लोअर ईल्ड पॉइंट, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक्चुअल ईल्ड पॉइंट। क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछ जाए विच वन इज एक्चुअल ईल्ड पॉइंट, तो ऑप्शन में दे सकता है अपर ईल्ड पॉइंट, लोअर ईल्ड पॉइंट। तो आंसर क्या है इसका, लोअर ईल्ड पॉइंट, ठीक है। तो लोअर ईल्ड पॉइंट इसका आंसर है, ठीक है। और ये एक्चुअल ईल्ड पॉइंट है, और इस एक्चुअल ईल्ड पॉइंट की करस्पॉन्डेंस, ठीक है,
आप ईल्ड स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हो, आप ईल्ड स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये सी डैश से सी में इतना फॉल क्यों हुआ, जब आप लोड बढ़ा रहे थे, ठीक है, लोड बढ़ा रहे थे और लोड बढ़ाते टाइम आपको सी डैश पॉइंट मिल गया, अब आपने और लोड आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब जो है कर्व जो सी डैश से सी में फॉल कैसे कर गया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जो कार्बन एटम का, ठीक है, माइडस्टील के अंदर, वो क्या कर गया, वो स्लिप हो गया, ठीक है। तो कार्बन एटम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्लिप हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसकी वजह से ये पॉइंट क्या हो जाता है, सी डैश जो पॉइंट है वो सी तक पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब यील्ड जो है आपका, ठीक है, वो सी तक पहुंच गया, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन इन द इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइडस्टील, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द माइडस्टील, ठीक है। नाउ कम टू द सी द रीजन नाउ कम टू द पॉइंट सी डी, ठीक है, सी डी प्लास्टिक जोन पे आ जाओ आप, ठीक है, प्लास्टिक जोन पे आ जाओ, ये पॉइंट प्लास्टिक जोन। तो ये प्लास्टिक जोन ये क्या है, ये ईल्ड प्लेट्यू है। देखो प्लास्टिक जोन वो होता है कि अगर आप एक बार ईल्ड लिमिट के बियॉन्ड चले गए, ठीक है, और उसके बाद भी मटेरियल स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी मटेरियल कर रहा है, सफिशिएंट डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, चाहे उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है तब भी वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो इसी जोन को हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन, प्लास्टिटी है वहाँ पे, ठीक है, प्लास्टिटी है वहाँ पे, मतलब मटेरियल क्या कर रहा है, लोड बेयर कर रहा है, इवन दो मटेरियल अपनी यील्ड वैल्यू को रीच कर गया है। क्लियर है। तो सी डी क्या हो गया, प्लास्टिक जोन और यील्ड प्लेट्यू। उसके बाद आता है स्ट्रेन, उसके बाद है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये देखो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जो है डी से ई तक जा रहा है, ठीक है, डी से ई तक जा रहा है। जब ये डी से ई तक पहुंच जाता है तो ई आ जाता पॉइंट, ठीक है, ई आ जाता पॉइंट, वो ई पॉइंट जो आपका वो क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। और इस ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक अल्टीमेट स्ट्रेस होती है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको इस ई पॉइंट की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होती है जिसको आप क्या बोलते हो, अल्टीमेट स्ट्रेस। वैसे ही इस सी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होती है जिसे बोलता है यील्ड स्ट्रेस। क्लियर है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डी स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन का मतलब क्या है। तो देखो ये वो रीज़न है जहाँ पे स्ट्रेन जो है काफ़ी हार्डली आपको गेन होता है, तो इसीलिए इसका मतलब प्लास्टिक जोन के बियॉन्ड, ठीक है, जब आप लोड कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हो, ठीक है, लोड कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हो, तब इसमें एक्सटेंशन जो है प्लास्टिक जोन के बाद कम हो रही है, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इसमें क्या स्ट्रेन काफ़ी कम दिख रही है आपको और स्ट्रेस ही काफ़ी बियर कर रहा है, तो ये जोन क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्लियर। अब ये जैसे ई पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेट पॉइंट आ जाएगा इसका। तो अल्टीमेट पॉइंट मतलब इसके बियॉन्ड अगर इसके बियॉन्ड ये क्या कर सकता है, लोड को फर्दर, इससे ज़्यादा लोड ये बियर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जो अगर आपने इसमें फर्दर लोड लगा दिया तो ये क्या कर देगा, ये स्ट्रेन जो है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को गिरा, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके एरिया में कमी आने लग जाती है, ठीक है। जो ये सेंटर पोर्शन है इसका, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये रीजन जो होगा, ठीक है, बियॉन्ड ई अगर आप देखोगे तो ये जो रीजन होता है, ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड क्रॉस सेक्शन एरिया, ये धीरे धीरे और डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो ई एफ है उसे बोलते हैं नेकिंग रीजन, इट इज़ सिग्निफिकेंट इन डक्टाइल मटेरियल ओनली, ठीक है। तो ई पॉइंट के बाद नेकिंग रीजन आ गया, नेकिंग रीजन वाला कि गले की शेप का एक रीजन बन जाता है ये मिड एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है, नेकिंग रीजन आती है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में कुछ सपोज दैट ये माइल्ड स्टील थी, ये इस तरीके से माइल्ड स्टील थी, तो इसके शेप में डिस्टॉर्शन आता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये शेप जो हो जाती है, ठीक है, ये शेप जो हो जाती है वो किस तरीके से हो जाएगी, तो ये शेप जो है आपकी वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, तो नेकिंग रीजन फॉर्म हो गया, ठीक है, नेकिंग रीजन फॉर्म हो गया। तो ई से एफ पॉइंट में, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, और फर्दर ये पॉइंट एफ पे पहुंच जाता है। तो पॉइंट एफ जैसे ही आ गया, तो पॉइंट एफ को मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि पॉइंट एफ क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, पॉइंट एफ क्या आपका फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पे आते ही मटेरियल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, दो पीस में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट है जिसमें मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रेक। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट stress strain curve. Whatever we left, we will going to discuss it in next slide.
Okay, so thanks for watching.